नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विवेक औदिच्य आप सभी बच्चा पार्टी का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और अभिनंदन करता हूं दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, थंबनेल पर लिखा हुआ है यूपी टेट 2022 जो 23 जनवरी को एग्जाम हुआ है, हिंदी विषय को लेकर के दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत संपूर्ण सोल्यूशन जो 23 जनवरी को पेपर हुआ है उसका मिलने वाला है इस वीडियो के अंतर्गत। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हमारी क्लासेस चलती हैं। रात 8 से 9 और 10 से 11 हमारी क्लासेस होती हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में क्लास होती है। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होता अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है मेरी क्लास पे जुड़ने के लिए। रेफरल कोड बस आपको डालना होगा ऑडी10। जब आप ऑडी10 रेफरल कोड डालेंगे तो आप ज्वाइन कर पाएंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। पहला प्रश्न है कि अंगाह का उच्चारण स्थान क्या है। ये अंगाह लिखा हुआ है दोस्तों। अंगाह का उच्चारण स्थान आप सभी लोगों से पूछा गया है कि अंगाह का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों अंगाह जो है वह आपका मुख नासिक्य होता है। अंगा क्या होता है? मुख नासिक्य होता है दोस्तों। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा? अंगा नासिक्य से बोला जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक विशेषण, संख्यावाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों इनमें बात करूं आप सभी लोगों से 4 गज मलमल में, तो दोस्तों मलमल क्या है? कपड़ा है। और 4 गज दोस्तों, गज क्या है? एक मेजरमेंट है, एक यूनिट है। और 4 एक क्या है? संख्या है। तो दोस्तों जहां पर मात्रा, माप, तौल, मात्रा, माप और तौल की बात हो दोस्तों, वहां पर दोस्तों क्या होता है? परिमाण बोधक होता है। क्या होता है? जहां पर मात्रा, माप, तौल की बात हो वहां पर परिमाण बोधक होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वह आपका ए आंसर सही हो जाएगा। 4 गज मलमल में परिमाण बोधक हो जाएगा। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, समास का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? समस्या, व्यास, सामासिक, साहसिक। दोस्तों समास का शाब्दिक अर्थ की यदि मैं बात करूं तो समास का शाब्दिक अर्थ बच्चा पार्टी होता है संक्षेप। जहां समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है वहीं व्यास का शाब्दिक अर्थ होता है व्याख्या। तो समास का दोस्तों विलोम हो जाएगा व्यास शैली। लेखन की 2 शैलियां होती हैं। लेखन कला की यदि मैं बात करूं तो लेखन की 2 शैली होती हैं। एक आपकी होती है दोस्तों समास शैली, फर्स्ट वन आपकी होगी समास शैली और सेकंड वन आपकी होगी व्यास शैली। तो इस प्रकार दोस्तों समास का उल्टा व्यास और व्यास का उल्टा समास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा ये, शून्य का तत्सम क्या हो जाएगा। ये आपको बताना है कि शून्य का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। शून्य, शून्य, सन्न या शून्य। तो शून्य का तत्सम दोस्तों हो जाएगा शून्य। शून्य का तत्सम शून्य हो जाएगा। आंसर डी सही हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? कष्टदायक होना, धोखा देना, अप्रिय लगना या बहुत प्रिय होना। तो आंख की किरकिरी होने का अर्थ दोस्तों हो जाता है अप्रिय लगना। आंख की किरकिरी मतलब ये मुहावरा है, कहा जाए आंख की किरकिरी बने हुए हो, तो यानी कि तुम मुझे अप्रिय बने हुए हो। सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा ये, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ में मैं बात करूं तो घूम धातु में अक्कड़ प्रत्यय लगा है। घूम धातु में अक्कड़ प्रत्यय लगा है तो ये दोस्तों आपका कृदंत प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय की परिभाषा होती है कि वे शब्दांश या शब्द के टुकड़े जो धातु अथवा क्रिया, धातु या क्रिया के अंत में लगकर के पूरे शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसमें अक्कड़ प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? कुशीनगर, पावापुरी, वैशाली या पारसौली।
तो महावीर स्वामी के जन्म की यदि मैं बात करूं तो महावीर स्वामी का जो जन्मस्थली थी, जन्म था, वो आपका वैशाली नगर में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म स्थान वैशाली नगर है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा ये, स्वच्छंद का स्वच्छंद में कौन सी संधि होगी? दोस्तों स्वच्छंद आप दो तरीके से आप देखोगे, जब स्वच्छ लिखा होता है और स्वच्छंद, ये दो चीजें लिखी, इनमें दोनों में अलग अलग आपके संधि विच्छेद होंगे। बोले सर कैसे होंगे? यदि मैं स्वच्छ स्वच्छ का संधि विच्छेद करता हूं तो सु और अच्छ हो जाएगा, यानी कि उ और आ के मिल से दोस्तों क्या बन रहा है? वा बन रहा है। जब उ और आ के मिल से वा बनेगा दोस्तों तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा यण संधि। दोस्तों ये तो रहा आपका यण संधि। वहीं यदि मैं बात करूं स्वच्छंद को लेकर के तो स्व और प्लस छंद हो जाएगा तो स्वच्छंद बन जाएगा। विसर्ग से पहले कोई स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद यदि आपका चा या छा हो तो विसर्ग हटती है, आपकी विसर्ग रिप्लेस होती है हल चिन्ह चा में, तो इस प्रकार आपका हो जाएगा स्वच्छंद। तो इसमें कौन हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगी। सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 45 वर्ष, 12 वर्ष, 35 वर्ष या 80 वर्ष? तो यदि मैं बात करूं आप सभी लोगों से कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व को प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तब उनकी अवस्था दोस्तों थी 35 वर्ष आयु थी महात्मा बुद्ध की, जब उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया था तब। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या वैदिक धर्म? दोस्तों श्रुति धर्म का अर्थ हो जाएगा आपका वैदिक धर्म से। श्रुति धर्म जो होता है उसका अर्थ होता है वैदिक धर्म। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों अकाल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अपरिहाय का यदि मैं बात करूं तो अपरिहाय के बारे में वैकल्पिक हो जाएगा इसका। अपरिहाय के बारे में यदि मैं बात करूं तो वैकल्पिक हो जाएगा। वहीं दोस्तों मैं बात करूं आप सभी लोगों से दुर्भिक्ष को लेकर के तो अकाल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दुर्भिक्ष। आंसर आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों रहा ये, बढ़िया प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा था कि जहां पर एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो वहां पर दोस्तों सरल वाक्य होता है। जहां पर एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो सरल वाक्य, और जहां पर एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय हो दोस्तों तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। और जहां पर दोस्तों एक प्रधान वाक्य हो और सारे उपवाक्य हो वहां पर दोस्तों मिश्र वाक्य होता है। पहचान होती है कि, किंतु, जितना, उतना, इस तरीके की याद आए तो आप मिश्र वाक्य लगा सकते हो। तो अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, तो कौन देखता है? अध्यापक देखते हैं। प्रधान वाक्य क्या हो गया? अध्यापक देखते हैं। क्या देखते हैं? कि छात्र पढ़ते हैं, छात्र शरारत करते हैं, छात्र अध्ययन में कुशल होते हैं। इस तरीके से कई सारे आप उदाहरण लगा सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा ये, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन है अपरिमेय। अपरिमेय दोस्तों क्या है? जिसको मापा ना जा सके वो अपरिमेय, जिसको मापा तौला ना जा सके वो अपरिमेय हो जाएगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे दोस्तों क्या कहेंगे? उसे अप्रत्याशित कहेंगे। जिसकी पूर्व से कोई भी आशा ना की गई हो उसे हम अप्रत्याशित कहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि मुझसे उठा नहीं गया। क्या नहीं गया? कि मुझसे उठा नहीं गया। जहां पर दोस्तों नकारात्मक भाव आ जाए, मैंने आपको कई बार क्लासेस में अनअकैडमी पर पढ़ाया था दोस्तों कि नकारात्मकता का भाव जहां पर आपको दिख जाए समझ जाना दोस्तों क्या हो जाएगा? भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं गया भाववाच्य हो जाए। मुझसे चला नहीं गया, मुझसे पढ़ा नहीं गया, दोस्तों भाववाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। निहि और कपट हो जाएगा, निस और कपट हो जाएगा, निहि और कपट हो जाएगा, निस और कपट हो जाएगा। तो दोस्तों विसर्ग से पहले यदि आपका नि
आ जाए, इकार या उकार आ जाए, और विसर्ग के बाद का या खा आ जाए, टा या ठा आ जाए, पा या फा आ जाए दोस्तों, तो दोस्तों विसर्ग हटती है और दोस्तों आपका क्या मूर्धन्य श आ जाता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा। ए आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। पाकिस्तान में भैया उर्दू किया जाता है, ये तो हिंदी से चिढ़ते ही है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ तो अंग्रेजी चलती। तो मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां पर हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि सूर सागर किस भाषा की रचना है, ब्रज की, अवधी की, बुंदेली की या छत्तीसगढ़ी की। तो दोस्तों मैं बात करूं सूर सागर किस भाषा की रचना है, तो सूर सागर आपकी ब्रज भाषा की रचना हो जाएगी। बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, सुमित्रा कुमारी चौहान ने या रामधारी सिंह दिनकर ने। तो वीरों का कैसा हो बसंत ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वीरों का कैसा हो बसंत लिखी है एकमात्र कवित्री, वीर रस की एकमात्र कवित्री, वीर रस की प्रथम एकमात्र कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण होगा, मैंने कहा क्षेत्रीय बोली है, क्षेत्रीय भाषा है, तो मतलब क्षेत्रीय पर जहां पर दोस्तों गुण, रंग, आकार, दिशा, स्थान, इन सब के बारे में विस्तार से वर्णन हो या इन सब की बारे में बताया जाए तो दोस्तों वहां पर क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। तो क्षेत्रीय में हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि चौराहा शब्द में समास कौन सा है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास। तो चौराहा शब्द का यदि मैं संधि विच्छेद करूं तो चार राहों का समूह क्या हो जाएगा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। जहां पर प्रथम पद क्या हो दोस्तों, प्रथम पद जहां पर संख्यावाची हो, प्रथम पद जहां पर संख्यावाची हो, समस्त और सामासिक पद एक समूह का बोध कराए, समस्त और सामासिक पद एक समूह का बोध कराए, तो दोस्तों वहां पर होता है द्विगु समास। क्या होता है, द्विगु समास। तो फिर लगा दो मोहर, लगा दो ठप्पा, ए आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है श्रुतुलेख, शुद्ध वर्तनी, सुलेख या आशुभाषण। तो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है दोस्तों, यदि बात करूं आप सभी लोगों से मौखिक अभिव्यक्ति के रूप को लेकर के, तो आपका हो जाएगा आशुभाषण। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप दोस्तों आशुभाषण, डी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों रहा ये हिंदी भाषा की बोलियां हैं, हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं, 18, 15, 25 या 22। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, हिंदी की 5 जो हैं वो उपभाषाएं हैं। और यदि मैं बात करूं बोलियों को लेकर के तो पश्चिमी हिंदी को ले तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां, पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां, पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां, 3 बोलियां, पहाड़ी हिंदी में 3 बोलियां, बिहारी हिंदी में आपकी 3 बोलियां और बची हुई आपकी राजस्थानी बोलियां। इस प्रकार जो बोलियों की संख्या होती है वो 18 होती है। हमारे देश में संवैधानिक भाषाएं, संवैधानिक भाषाओं की बात करें, हम अपने देश में संवैधानिक भाषाओं की बात करें तो संवैधानिक भाषाएं जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 22 होती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सामाजिक शब्द में
मूल शब्द और प्रत्यय है। समाज में दोस्तों हम इक प्रत्यय लगाएं तो दोस्तों क्या बन जाएगा? जब इक प्रत्यय की व्याख्या होती है कि इक प्रत्यय जो मूल शब्द होता है उसके पहले वर्ण को दोस्तों दीर्घ कर देता है। तो इस प्रकार समाज में सा हो जाएगा दीर्घ और सामाजिक इस तरीके से हो जाएगा। तो सी और डी कॉमन हम बोल दे रखे, टाइपिंग एरर है। सामाजिक, समाज प्लस इक हो जाएगा सामाजिक। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम कौन सा है? तद्भव पत्रिका दोस्तों अखिलेश जी ने संपादित की है। कहां से संपादित की है? लखनऊ से संपादित की है। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन? अखिलेश। कहां से संपादित की? लखनऊ से संपादित की। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार की यह पंक्ति किसकी है? नरपति नाला, विद्यापति, चंद या जगनिक। दोस्तों अगर बात करूं आप सभी लोगों से कि 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, ये पंक्तियां हैं महाकवि जगनिक की। परमाल रासों के बारे में वर्णन किया गया इसमें परमाल रासों के बारे में वर्णन किया, परमाल रासों नाम से है, जिसमें आल्हा और उदल के बारे में, आल्हा और उदल के बारे में, राजा परमाल के बारे में, राजा परमाल के बारे में वर्णन किया गया है। राजा परमाल महोबा नगर के राजा थे, महोबा नगर के राजा थे। परमाल रासों को हम दूसरे नाम से आल्हा खंड के नाम से जानते हैं, आल्हा खंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रहित की वर्तनी सही है। अनु और गृहित की वर्तनी सही है और दोस्तों यहां पर ये सब गलत लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है पैतृक, पैब्रिक, पैतृक या पैब्रक। तो दोस्तों इनमें बात करूं निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका, तो पैतृक आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। पितृ में दोस्तों इक प्रत्यय लगा करके पैतृक बनाया है, पैतृक, पैतृक इस तरीके से आपका बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों रहा ये कि सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, दंत है, मूर्धा है या दंतालु है। दोस्तों मैं बात करूं सा ध्वनि का उच्चारण स्थान को लेकर के तो इचुस सा नाम तालु, सूत्र बनता है इचुस, इचुस सा नाम तालु। तो दोस्तों इचुस सा नाम तालु, तो तालु से बोला जाता है ई और ई बोला जाता है तालु से चा, छा, जा, झा और या बोला जाता है तालु से। साथ ही साथ या और शा जो है वो तालु से बोला जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा ये अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? यदि मैं बात करूं अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग को लेकर के तो अति और अंत से मिलकर दोस्तों क्या बन जाता है? अत्यंत। अति और अंत से मिलकर के अत्यंत बन जाता है। वहीं यदि मैं बात करूं ई और आ के मिल से दोस्तों क्या हो जाता है? ई और आ के मेल से दोस्तों आपका बन जाता है या बन जाता है। तो एक तो ये आपका यण संधि का उदाहरण हो गया, ये आपका यण संधि का उदाहरण हो गया। और वहीं दोस्तों मैं बात करूं तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा अति। डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा दोस्तों ये उपत्यका का अर्थ क्या है? उपत्यका का अर्थ होता है दोस्तों पर्वत का शिखर दोस्तों चोटी कहलाता है। चोटी प्राणियों के पेट का अंग, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उद्याचल। और उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत, पर्वत के पास की भूमि को। डी आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स दोस्तों अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक लेटेस्ट न्यूज है। आपको पता है 14 से 15 मई को एग्जाम है रीट का 20,000 भर्तियों को लेकर के। तो दोस्तों अनअकैडमी प्लेटफॉर्म अपने इंडिया के टॉप टू टॉप एजुकेटर फैकल्टी के साथ में टारगेट रीट 2020-22 का बैच लॉन्च कर रहा है।
26 जनवरी से स्टार्ट है दोस्तों। क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी इसके अंतर्गत, इसको देख लेते हैं। आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ पाओगे, यानी कि 80 से ज्यादा एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कराई जाएगी, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कराई जाएगी। रेगुलर डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी और वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं बात करूं आप सभी लोगों से, अनअकैडमी इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अलग अलग कोर्सेज के लिए फीस नहीं पे करनी होती है। सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट एंड ऑल स्टेट टेट की तैयारी आप कर पाओगे मात्र वन सब्सक्रिप्शन में आप कर पाओगे ऑल स्टेट टेट की तैयारी, जिसकी फीस की यदि मैं बात करूं आप सभी लोगों से, तो 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ 567 रुपए, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ 567 रुपए और 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ 729 रुपए। रेफरल कोड दोस्तों आपको डालना है AUDI10 ऑडी 10, आपको रेफरल कोड डालना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप प्लस का रीट टारगेट रीट 2022 का जो बैच है उसको ही पढ़ पाएंगे, उसके साथ साथ सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट एंड ऑल स्टेट टेट की तैयारी कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। मिलता हूं दोस्तों संस्कृत, सीडीपी, मैथ और ईवीएस की संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों। यदि आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि तभी तो आपको मिल पाएंगी सारी की सारी आंसर की और इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।